हेलो एवरीवन, दिस इज नंदेश कुमार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंटरनेट एंड इट्स बेसिक। इस चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपके सामने ये दिख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं डेटा शेयर करने के लिए, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो a computer network is consist of two or more computers that are linked together to share programs, software, data, hardware, message and other resources। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि वो कंसिस्ट करता है टू और मोर कंप्यूटर्स जो कि आपस में क्या है, लिंक हैं। किसके लिए? शेयर करने के लिए, प्रोग्राम्स को, मैसेजेस को और सॉफ्टवेयर्स को और डेटास को। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं कुछ रिसोर्स को शेयर करने के लिए, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बट उससे पहले आप थोड़ा यहाँ पे देखिए और समझिए। जैसे कि पर्सन ए कंप्यूटर है, पर्सन बी का कंप्यूटर है और पर्सन सी का कंप्यूटर है। ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसको इजीली। तो अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब यहाँ पे 5-6 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। बट इंटरनेट क्या होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो मिलियंस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो उसको कहते हैं इंटरनेट। मैंने क्या कहा है कि जब कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं मिलियंस में, तो उसको कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेट इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज। मतलब कि इंटरनेट क्या है कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है किसका? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जो कि किस लिए कनेक्ट हैं आपस में? कुछ रिसोर्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इंटरनेट की सर्विसेज को। तो सबसे पहली जो सर्विस है यहाँ पे है कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस मतलब कि ये हमको हेल्प करता है एक दूसरे से बात करने के लिए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड सर्विस है वो है फाइल ट्रांसफर सर्विस। यानी कि इससे हम लोग फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। किसका यूज करके? इंटरनेट का। जैसे कि आपने एक पीपीटी बनाई है अपनी, ठीक है, और उसको आपको अपने फ्रेंड के पास भेजना है, तो वो आप कैसे भेजेंगे? इंटरनेट का यूज करके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सर्विस है वो क्या है? सर्च इंजन सर्विस। यानी कि आप लोग अपना ब्राउजर का यूज करके कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, और अब जो फोर्थ सर्विस है वो क्या है? ई कॉमर्स। यानी कि अब हम लोग बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि बिजनेस ऑनलाइन मतलब कैसे? इंटरनेट पे। जैसे कि आपने देखा होगा जो आजकल के वो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है उसको मीशो या अमेजोन जैसी वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, जिससे कि उनका जो मार्केटिंग का तरीका है वो बदल गया है। अब जो नेक्स्ट सर्विस है वो क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। मतलब कि अब हम लोग क्या करते हैं कि बैंक नहीं जाते हैं। कोई अगर हम लोगों को पैसे निकालने हैं तो बैंक नहीं जाते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने गूगल से, अपने मतलब फ़ोन से गूगल पे का यूज़ करके, पेटीएम का यूज़ करके ट्रांजेक्शन कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखिए और समझिए। जैसे कि यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। अभी यहाँ पे एक नेटवर्क है, बट ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क आ जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? बट जब ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? इंटरनेट। और आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। तो इंटरनेट का सबसे जो पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा था? अर्पानेट। जो सबसे पहला नेटवर्क था उसका नाम है अर्पानेट, और ये कब बना था? 1969 में।
और इसको बनाने वाला कौन था? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट। तो जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने इसको इसलिए बनाया था कि वहां पे दो यूनिवर्सिटीज थी, उनको आपस में कनेक्ट करना था। तो उन लोगों ने ये नेटवर्क बनाया था। और ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब इसके बाद एक और नेटवर्क बना 1970 में, इसका नाम था NSF नेट, और ये 1970 में बना था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये हमारा सेकंड नेटवर्क था। और फिर 1970 में सेकंड नेटवर्क बन गया, 1969 में फर्स्ट नेटवर्क बन गया। बट जब तक हम लोग 1995 में आए, तब तक बहुत सारे नेटवर्क बन चुके थे दुनिया में, ठीक है। अब देखिए, 2 साल में 2 नेटवर्क बन गए हैं। फिर उसके साथ हर साल में एक नेटवर्क बनेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। तो उसमें क्या हुआ, 1995 के आते आते ये सारी दुनिया में नेटवर्क बन चुके थे, और फिर उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो क्या फॉर्म हो गया? इंटरनेट। अब यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट है। सबसे पहला एडवांटेज है कि यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है, उसका एक्सेस इजी हो गया है। और जो दूसरा एडवांटेज है, इसने कम्युनिकेशन फास्ट कर दिया। मैंने बता ही दिया आपको कैसे फास्ट किया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ऑनलाइन एजुकेशन और बिजनेस, मतलब कि आप इंटरनेट का यूज़ करके यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस और एजुकेशन भी ले सकते हैं। और ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब कि आप यहाँ पे बिजनेस के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन कर सकते। मतलब जो हम लोगों ने सर्विस पढ़ी थी इंटरनेट की, वही यहाँ पे सारे एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे साइबर थ्रेट और हैकिंग का डर रहता है। मतलब साइबर थ्रेट का डर रहता है और हैकिंग का डर रहता है। जैसे कि आपका मोबाइल हैक हो जाएगा तो आप इंफॉर्मेशन है पर्सनल, वो भी लीक हो जाएगी इंटरनेट से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी दिक्कत है वो है कि जो बच्चे होते हैं उनको एडिक्शन हो जाता है सोशल मीडिया को। बच्चों के साथ साथ जो आज के मतलब बड़े लोग भी हैं, उनको भी एडिक्शन हो जाता है सोशल मीडिया का। जिससे कि क्या होता है, वो लोग पढ़ते लिखते नहीं है, वो लोग सारा दिन गेम खेलते रहते हैं। और उसके बाद जो अगली डिसएडवांटेज है वो है कि यहाँ पे आपको फेक न्यूज़ भी मिल जाती है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे व्यूज़ पाने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे फेक न्यूज़ डाल देते हैं। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसकी फेक न्यूज़ डाल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, प्राइवेसी इशू होता है। मतलब कि अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन डालने से पहले कोई वेबसाइट या फिर ऐप की कोई जानकारी नहीं ली सही से, तो क्या होता है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक हो जाती है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन और बैंक की इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल का पासवर्ड, ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, आपको उन पे मैसेजेस आते रहते हैं और आपका रुपये भी चोरी हो सकता है उससे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा इंटरनेट पे कई सारी वीडियोस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, ऑडियोज होती हैं। वो सभी क्या है? वो सभी वर्ल्ड वाइड वेब है। खाओ माँ कसम। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल दैट अलाउ मल्टीमीडिया एंड हाइपरटेक्स्ट फाइल्स टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि जो भी आपको इंटरनेट पे जो फाइल्स दिखती है, मल्टीमीडिया दिखती है, वो सभी किसकी वजह से दिखती है? वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से, ठीक है। अब इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। और ये लॉन्च कब हुई थी इंटरनेट पे? 1991 में, ठीक है। ये सभी आपको याद रखनी है डेट्स, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं। जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है? सर्वर पर। और सर्वर कहाँ पे होता है? इंटरनेट पर। तो ये वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे कि आपने देखा मल्टीमीडियाज और वेबसाइट, वेब पेजेस और हाइपर टेक्स्ट फाइल्स, वो सभी आपस में कंबाइन होती हैं और कहाँ पे पहुंचती हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में। और वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ पे होता है? इंटरनेट पे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद दो टर्म्स होते हैं, एक वेब क्लाइंट, एक वेब सर्वर। इनसे हम हटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक क्लाइंट, एक सर्वर। अब क्लाइंट क्या होता है? जो कस्टमर है। जैसे कि आप कस्टमर हैं तो आप क्लाइंट हो गए। और सर्वर कौन? जो आपको सर्व करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक यूजर है, वो कौन है? क्लाइंट। और यूजर का कंप्यूटर है वो, उसको कहेंगे हम लोग वेब क्लाइंट। जैसे कि एक यूजर है, ठीक है।
उसका कंप्यूटर है, उसके कंप्यूटर को हम लोग बोलेंगे वेब क्लाइंट, ठीक है। उसके कंप्यूटर में होगा वेब ब्राउजर। अब इसको कुछ भी चाहिए होगा तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले कंप्यूटर पर जाएगा अपने वेब क्लाइंट पे, और वहां पे वो ओपन करेगा वेब ब्राउजर, और वहां पे उसको जो भी चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन वहां पे वो टाइप करेगा। तो जो वेब ब्राउजर होगा वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएगा, सर्वर से। बट जब आप वेब के केस में देखेंगे तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाएगा, वेब सर्वर से, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, वेब सर्वर का देख लेते हैं हम लोग। तो वेब सर्वर क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है जो कि स्टोर करता है वेबसाइट्स, फाइल्स सच एज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड मीडिया एक्सेट्रा। मतलब कि वेब सर्वर क्या है, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है जो कि स्टोर करता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी फाइलों को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि वेब सर्वर डिलीवर्स वेबसाइट फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट टू एनीवन हु रिक्वेस्टेड फॉर देम। मतलब कि वेब सर्वर क्या करता है, वो फाइल्स को डिलीवर करता है किसके पास, जो कोई उसके लिए डिमांड करता है। जो कि हमने अभी देखा था, वो किसकी हेल्प से अपनी फाइल्स को भेजता है, वो ब्राउजर की हेल्प से फाइल्स को भेजता है और रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और ये फाइल्स कब आती हैं, जब कोई यूआरएल टाइप करता है, ठीक है, यूआरएल या उसका नेम टाइप करता है तो वो फाइल्स आती हैं आपके ब्राउजर में, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ये फाइल्स आती हैं वो किसका यूज करके आती हैं, प्रोटोकॉल्स का यूज करके आती हैं, जैसे कि HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS। और जो कि HTTPS है वो सिक्योर ज्यादा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP और इट्स सिक्योर वेरिएंट HTTPS। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि वेब सर्वर लिसन ऑन अ डेजिग्नेटेड पोर्ट, नॉर्मली HTTP और HTTPS, convert incoming request, locates the requested resource and send back to browser with the appropriate response। मतलब कि जो वेब सर्वर होता है वो जो क्लाइंट की जो भी नीड है उसको समझता है, और फिर उसके बाद उसको अपने सर्वर पर लोकेट करता है, देखता है वहाँ पे कोई ऐसा रिसोर्स है कि नहीं, और फिर उसको यूजर के पास सेंड कर देता है अच्छे से, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन से मैच कर रही होंगी वेबसाइट उनको, ठीक है। जैसे कि जो वेब सर्वर है उसका एग्जांपल्स क्या क्या हैं, वेब सर्वर के कुछ एग्जांपल्स जैसे अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट, IIS ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म। ये क्या है, मुझे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ इसको, तो ये आप देख लेना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट नहीं, अब हम पढ़ेंगे वेब क्लाइंट के बारे में, ठीक है। वेब क्लाइंट क्या है, अ वेब क्लाइंट इज अ वेब ब्राउजर दैट लोकेट ऑन द यूजर्स डिवाइस, कॉमनली लैपटॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। मतलब कि वेब क्लाइंट क्या है, ब्राउजर है। मतलब अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था ऊपर, जिसमें हमने वेब क्लाइंट और यूजर और वेब ब्राउजर और सर्वर देखा था। वही यहाँ पे लिखा है, वेब क्लाइंट क्या है, एक ब्राउजर है जो कि यूजर की डिवाइस पर होता है, और जो डिवाइस होती है वो कौन सी हो सकती है, लैपटॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। मतलब कि यहाँ पे लैपटॉप और स्मार्टफोन डिवाइस हो सकती है, उसके अंदर क्या होता है, वेब ब्राउजर, और उसी को कहते हैं वेब क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्राउजर्स क्या करता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मतलब कि जो कुछ रूल्स होते हैं उनका यूज करके वो इन्फॉर्मेशन लेता है सर्वर से, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ब्राउजर है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कोडिंग की होगी तो वहाँ पे जो हम लोग टाइप करते हैं, जो कोड लिखते हैं, वो सब कुछ क्या होता है, टेक्स्ट होता है। बट जब आपको उसको फाइनल आउटपुट देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से दिखता है, वहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं और सारी चीजें होती हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ब्राउजर क्या करता है, जो टेक्स्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ग्राफिक्स में, और क्या देता है, हम लोगों को कंट्रोल्स देता है। और जो HTTP होता है वो क्या करता है, वो मेंटेन करता है कुकीज को, लोकल स्टोरेज को और सिक्योरिटीज को, क्योंकि हम लोगों ने पिछली स्लाइड पे देखा था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे कि एक वेब सर्वर है, तो वेब सर्वर केवल एक है, बट क्लाइंट यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट A है, क्लाइंट B है, क्लाइंट C है, क्लाइंट D है। तो ये अपनी अपनी वेबसाइट वेब सर्वर से डिमांड करेंगे, वेब सर्वर एक ही होगा और क्लाइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, मिलियंस में भी हो सकते हैं क्लाइंट्स। उसके बाद क्या है कि जैसे कि वेब सर्वर है वैसे ही यूट्यूब का सर्वर होता है, मिलिट्री का सर्वर होता है, इंस्टाग्राम का सर्वर होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर होगा। ये सारे कंबाइंड होकर क्या करते हैं, एक बड़ा सा सर्वर फॉर्म करते हैं। वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेब पेज क्या हो। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, अ वेब पेज इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट मोस्ट कॉमनली मेड यूजिंग HTML, CSS, JS और जावास्क्रिप्ट। मतलब कि जो वेब पेज होता है
वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किससे बनता है, HTML से, CSS से और जावास्क्रिप्ट से। तो जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो वेब पेजेस होते हैं उनके पास एक उनका यूनिक URL होता है और उनके पास कुछ मल्टीमीडियाज होती हैं, इमेजेस होती हैं, ऑडियोज होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, टेबल्स होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, ईच वेब पेज हैज़ इट्स ओन यूनिक URL एंड हैव मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, फॉर्म्स, टेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है कि जो ब्राउज़र होता है हमारा, वो क्या करता है कि हम लोग जो वेबसाइट्स होती हैं उनका कोड लिखते हैं टेक्स्ट केवल, ठीक है। बट जो ब्राउज़र होता है वो क्या करता है कि उस टेक्स्ट को एकदम ग्राफिक्स में बदल देता है। मतलब कि जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वो हमको सारा नहीं दिखता है, उसका कुछ ही पार्ट दिखता है और बाकी सब क्या होता है ग्राफिक्स में बदल देता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ब्राउज़र लोड्स अ वेब पेज, इट रीड्स द HTML, construct the document object model and apply CSS rules to style the element। उसके बाद जो यहाँ पे CSS है उसका फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेब पेजेस। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है कंटेंट कंपोनेंट। आपको वो तो मालूम ही होगा क्या क्या होता है कंटेंट में। आप अगर वेबसाइट्स ओपन करेंगे सबसे पहले आप उसमें क्या देखेंगे, टेक्स्ट देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, ऑडियोज देखेंगे, लिंक्स देखेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, जो कंटेंट कंपोनेंट होता है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट होता है और फिर मल्टीमीडिया आती है उसी के अंदर और फिर हाइपर लिंक्स होते हैं। उसके बाद वहाँ पे HTML होती है यानी कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किससे बनती है, HTML से, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे CSS होती है स्टाइलिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट होती है किसके लिए, इंटरैक्टिविटी के लिए, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे बटन है एक, वहाँ पे उस पर क्लिक किया तो वो दूसरे पेज में ले जाएगा, या फिर हमने सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो वो फॉर्म सबमिट कर देगा। ये सारी चीज़ें किससे आती हैं, जावास्क्रिप्ट से। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उन सबको हम लोग एक साथ में लाएं तो क्या होगा, एक वेबसाइट फॉर्म होगी। वही यहाँ पे लिखा है, अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, वेबसाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिखा है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ग्रुप्ड अंडर अ सिंगल डोमेन, फॉर एग्जांपल www.amazon.com। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ग्रुप्ड अंडर सिंगल डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल amazon.com। ठीक है, अब आप इसे क्या समझ रहे हैं, जैसे कि जो वेब पेजेस होते हैं वो सारे एक वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो वेबसाइट है हम उसको क्या करते हैं, एक नेम देते हैं जिसका नाम होता है डोमेन नेम। उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर किसी को वो वेबसाइट एक्सेस करनी है तो वो इंटरनेट पे वही डोमेन नेम डालेगा और वहाँ पे उसके लिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, जो भी वेबसाइट होती है वो किस लिए बनाई जाती है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे सके, सर्विस दे सके और कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटी दे सके। तो वही यहाँ पे लिखा है, वेबसाइट ऑफरिंग इंफॉर्मेशन सर्विस और फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन। इसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है, वेबसाइट होती है जब हम लोग उसमें एंटर करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं होम पेज, जिसके पास बाकी सारे वेब पेजेस के लिंक होते हैं। मतलब कि हम लोग उस पेज का यूज करके किसी भी मतलब दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं जो भी उसके अंदर पेजेस हैं। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट्स। सबसे पहले एक वेबसाइट में क्या होता है, वेब सर्वर होता है और वेब होस्ट होता है। वेब सर्वर क्या होता है हम लोगों ने देख ही लिया है। उसके बाद क्या होता है, डोमेन नेम और एड्रेस और डोमेन एक्सपेंशन। मतलब कि अब हमारे पास उस वेबसाइट का नेम ही नहीं है तो हम लोग उसको इंटरनेट पे सर्च कैसे करेंगे। तो वही यहाँ पे दिया गया है, एड्रेस मतलब उस वेबसाइट का नाम और डोमेन नेम भी मतलब नेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, होम पेज। होम पेज क्या है, हम लोगों ने देख ही लिया है कि सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला होम पेज होता है और जितने भी बाकी सारे वेब पेजेस होते हैं उन सबका लिंक होम पेज में होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, वेबसाइट में डिज़ाइन होती है और लेआउट होता है, वो हमें किससे मिलता है, CSS से। उसके बाद कंटेंट, नॉर्मली टेक्स्ट और मीडिया, मतलब कि कंटेंट भी होता है वहाँ पे कई सारा। और नेविगेशन यानी कि वहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स होते हैं जैसे बटन और फॉर्म और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे अमेजोन की वेबसाइट का, ठीक है। जैसे कि अमेजोन की वेबसाइट होती है, वहाँ पे कई सारे वेब पेजेस होते हैं जैसे कि होम पेज, न्यू पेज, शॉपिंग पेज, हिस्ट्री पेज, हेल्प पेज, लॉगिन पेज, सेटिंग पेज, फीडबैक पेज, अबाउट पेज। तो बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। वो सारे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वेबसाइट। और वेबसाइट का नाम क्या हो जाएगा अब, अमेजोन। तो इससे आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
मतलब कि वेब पेजेस से कंबाइन होके क्या बनती है, वेबसाइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट के टाइप्स में सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है, स्टैटिक वेबसाइट। और जो दूसरा टाइप है उसका नाम है डायनेमिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है वो हम लोग देख लेंगे। पहले स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि ये जो वेबसाइट होती है वो किससे बनती है, इजी लैंग्वेजेस से, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऐसी लैंग्वेजेस से बनती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है स्टैटिक वेबसाइट इज बिल्ट फ्रॉम HTML फाइल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, in static websites content is hard coded, every user sees the same information। मतलब कि जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें जो कोड होता है वो हार्ड कोडेड होता है। मतलब अगर हम उसको किसी भी ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, उसका कलर और बैकग्राउंड और टेक्स्ट और फॉन्ट फैमिली वो सारी सेम रहेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये वाली जो फाइल्स हैं, मतलब ये वाली जो वेबसाइट है उसमें क्या होता है, अगर हम उसको कुछ चेंज करना चाहें तो उसके डायरेक्ट कोड में चेंज कर सकते हैं, वैसे कैसे भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, बट जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं कि वो बनती हैं हाई लैंग्वेजेस से, जैसे कि पाइथन, जावा, PHP, ऐसी लैंग्वेजेस से बनती हैं और उनमें डेटाबेस यूज होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है डायनेमिक वेबसाइट्स डिपेंड ऑन सर्वर साइड एंड डेटाबेस टू जनरेट पेज ऑन फ्लाई। ये सारी वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, अगर जैसे कि तुम उसको फोन पे ओपन करोगे तो वो कुछ अलग दिखाई देगा, टैबलेट पे ओपन करोगे तो अलग दिखाई देगा। मतलब कि क्या है कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि वो दूसरी अगर डिवाइस पे ओपन कर रहा है तो चेंज हो जा रहा है लेआउट, लैपटॉप पे कर रहा है तो भी चेंज हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। उसके बाद ये क्या लिखा है कि कंटेंट ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स कैन बी चेंज्ड बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन, टाइम और डेटाबेस। तो वही यहाँ पे लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि दीज वेबसाइट्स आर मेड फ्रॉम लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, एक्सेट्रा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन दैट कन्वर्ट्स वेब स्टैंडर्ड्स एंड प्रेजेंट कंटेंट इन ग्राफिकल इंटरैक्टिव फॉर्मेट, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था जब हम लोग समझ रहे थे वेबसाइट्स को। क्या होता है कि वेब ब्राउजर क्या करता है, जो भी हमारा कोड होता है वेबसाइट का, जैसे कि HTML का कोड, CSS का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड, वो क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है ग्राफिक्स में और इतना बढ़िया बना देता है कि आपको वेबसाइट विजिट करने में बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं वो है मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी और गूगल क्रोम, जिसमें कि सबसे फेमस गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद हम लोग आते हैं वेब एड्रेस पर। तो वेब एड्रेस क्या है, अगर आपको कोई भी वेबसाइट अपनी इंटरनेट पर खोजनी है तो उसके लिए वेब एड्रेस बहुत जरूरी होता है, उसके बिना हम लोग उसको इंटरनेट से निकाल ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेब एड्रेस अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट ऑन नेटवर्क। ठीक है, इसकी वेबसाइट आप देख ले, समझ गए होंगे। तो जो वेब एड्रेस होते हैं उसके दो टाइप से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला डोमेन नेम सिस्टम से और दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से, जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है आईपी एड्रेस, जो कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि एड्रेस होता है जो कि नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इन प्रीवियस अ यूनिक 32-bit एड्रेस असाइंड टू ईच वेबसाइट दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि 32-bit का एक एड्रेस होता था वेबसाइट का, वो उसको इंटरनेट पर दिखने में हेल्प करता था। जैसा कि एग्जांपल देखिए इसका कि 5.230.50.50, बट अब क्या है सिस्टम चेंज हो गया है। अब आ गया डोमेन नेम सिस्टम, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं थोड़े अच्छे से। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डोमेन नेम इज रीडेबल कंप्यूटर एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट अदर इंटरनेट सर्विस ऑन द इंटरनेट। इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि डोमेन नेम क्या होता है, एक ऐसा रीडेबल नेम होता है जो कि हमको हेल्प करता है इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट को खोजने के लिए, क्योंकि उसी नेम को हम लोग डालते हैं इंटरनेट पे, ब्राउजर हमको एक अच्छे से इंफॉर्मेशन मैच करके हम लोगों को रिटर्न में देता है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल देखिए जैसे कि www.amazon.com। अब आप डिफरेंस देखिए, पहले क्या होता था, ऐसा नंबर होता था जिसको कि याद करना बहुत, या मतलब उसके लिए आपको वो सर्च करना बहुत मुश्किल होता था। बट अब क्या हो गया, डोमेन नेम सिस्टम से
केवल आप उसको नाम डालना है और आपको वो वेबसाइट वहाँ पे मिल जाएगी इंटरनेट पर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि आपके पास एक वेब पेज है तो उसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। अभी हम लोग देख रहे हैं वेब पेज के लेआउट के बारे में, ठीक है। उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है सर्वर का नेम, जो कि अभी HTTP है और जिसको कि हम लोग प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है डोमेन नेम, जैसे कि .com, ये डोमेन नेम है, ठीक है। फोल्डर का नेम, मतलब क्या यहाँ पे फोल्डर है गेट इन्फो नाम से। और फिर फाइल का नाम, जो कि आपके वेब पेज का नाम है, वो यहाँ पे search.astx है। और फिर जो क्या बोलते, जो पूरा google.com है वो क्या है, एड्रेस ऑफ सर्वर, मतलब कि सर्वर का एड्रेस है वो। और फिर यहाँ पे जो google.com है वो क्या है, सर्वर का एड्रेस है। और फिर ये जो google.com से लेके पूरा एंड तक ये क्या है, फाइल का पाथ है, जो कि आपको अगर सर्च करना है कुछ भी तो आप इतना डाल देंगे तो ये सेम पेज खोल के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन डोमेन्स के नेम है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि .com वो कमर्शियल के लिए होता है, .edu एजुकेशन के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट की साइट्स होंगी उनके लिए, और जो मिलिट्री साइट्स के लिए, .net नेटवर्क साइट के लिए, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि नॉन प्रॉफिट हैं, जैसे कि NGO। और फिर .co कंपनी के लिए, और .tv टेलीविज़न के लिए। ऐसे ही बहुत सारे डोमेन नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे HTML। तो सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे लिखा है HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एडवाइज टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। मतलब कि HTML का यूज करके हम लोग वेब पेज और वेबसाइट बना सकते हैं। और HTML का वर्क क्या होता है कि ये वेबसाइट को एक बेसिक लेआउट देती है। मतलब कि जो आप टेक्स्ट देखते हैं वेब पेज पे, जो टेक्स्ट देखते हैं वो सब किससे दिया जाता है, HTML से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको किसने बनाया है। इसको इन्वेंट किया है टिम बर्नर ली ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब कि ईमेल में मतलब कि ईमेल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये इंटरनेट पे चलता है, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, किसके लिए, सेंड और रिसीव करने के लिए ईमेल्स। तो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूज़ ग्रुप्स, ठीक है। न्यूज़ ग्रुप क्या है, ईमेल की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि हम लोग जो मैसेज है वो मेल बॉक्स से नहीं भेजते बल्कि पोस्ट करते हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूज़ ग्रुप आर सिमिलर टू emails except that instead of sending our messages to someone's mailbox, the message is posted on a bulletin board, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, इसको कोई भी रीड कर सकता है। इन दिस एनीवन कैन रीड इट एंड रिस्पॉन्ड, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कमेंट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस पीपल कैन शेयर देयर व्यूज ऑन एनी टॉपिक अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। उसके बाद अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ब्लॉग। तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, सबसे पहले ब्लॉग और व्लॉग। तो ब्लॉग में क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी चीज़ लिख कर पोस्ट करें इंटरनेट पे तो वो कहलाएगा ब्लॉग। बट अगर हम उसी को वीडियो में कन्वर्ट करके अपने पूरे दिन की बातें बताएं या फिर कोई चीज़ के बारे में बताएं तो उसको कहते हैं व्लॉग। तो हम लोगों को ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए था, तभी हम लोग आगे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ब्लॉग क्या है। तो ब्लॉग है, उसको हम वेब लॉग भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग ब्लॉग कहने लगे हैं। तो ब्लॉग की डेफिनेशन क्या है, ब्लॉग इज एन ऑनलाइन जनरल इंफॉर्मेशनल वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि ब्लॉग क्या है, एक ऑनलाइन जनरल है और वेबसाइट है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को दिखाती है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में।
और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो ब्लॉग्स होते हैं वो वर्चुअल डायरीज हैं, मतलब कि हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, हम लोग केवल इसको देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉपीज हम अगर हम उसको कॉपीज में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे डायरीज, और जो ब्लॉग्स होते हैं वो भी डायरीज होती हैं बट वर्चुअल होती हैं, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है ब्लॉग्स आर वर्चुअल डायरीज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इट इज स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। तो जब आप कोई भी चीज बना रहे हैं और इंटरनेट पे डाल रहे हैं तो स्टोर भी इंटरनेट पे ही होगी ना, तो वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या है, इट इज मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू शेयर पर्सनल अपडेट्स न्यूज एंड ओपिनियंस। मतलब कि क्या है, इसको कोई एक इंसान भी बना सकता है और कोई एक ग्रुप भी बना सकता है, ठीक है। किसके लिए, वो शेयर करने के लिए अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में और ओपिनियंस के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ब्लॉग। सबसे पहले आता है पर्सनल ब्लॉग, जो कि आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जैसे कि सौरभ जोशी, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ब्लॉग, कई सारे लोग बिजनेस अपने बिजनेस के लिए ब्लॉग बनाते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद कंपनी के ब्लॉग्स आते हैं, माइक्रो ब्लॉग आते हैं, एजुकेशन ब्लॉग आते हैं, प्रोफेशनल ब्लॉग आते हैं और भी कई सारे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्लॉग, मतलब कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है कि अगर हम लोगों को ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा तो वो बहुत लो कॉस्ट होगी, मतलब कि स्टार्टिंग अ ब्लॉग इज लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ब्लॉग है वो क्या करता है, आपके लिए एक इनकम भी जनरेट कर सकता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या होता है कि ये आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइज पर्सन बनने में। और जो आपका ब्लॉग है, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग वीडियो वाला देखा ही होगा, डायरी वाला भले ही ना देखा हो पर वीडियो वाला जरूर देखा होगा। तो आप क्या करते हैं, उस पर आप एक कमेंट लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं अपने ओपिनियन देने के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है पीपल कैन लीव कमेंट ऑन योर ब्लॉग। उसके बाद क्या है कि जो ब्लॉगिंग है वो बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब कि कोई अगर नया इंसान भी होगा तो वो भी ब्लॉगिंग कर सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जो ब्लॉग है वो क्या करता है, आपको एक अच्छा माइंड बना देता है, क्योंकि आप उससे डेली लिखेंगे अगर अपना ब्लॉग तो आपको थोड़ा सी अच्छी जिंदगी महसूस होगी। तो वही यहाँ पे लिखा है अ ब्लॉग क्रिएट्स अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, मतलब अगर इसको मेंटेन करना है तो टाइम लगेगा इसमें, तो वही यहाँ पे लिखा है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इसको करने के लिए कोई फ्री वे नहीं है, मतलब अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट सोचना पड़ेगा और फिर इसको अपने पीसी या किसी से यूज़ करके उसको टाइप करना पड़ेगा, फिर आपको उसको इंटरनेट पे अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पीसी चाहिए होगा या फ़ोन चाहिए होगा, तो मतलब कि यहाँ पे फ्री नहीं है ये, अगर वो पैसे जनरेट करके देगा तो ये फ्री भी नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फ्री नहीं है बट इधर लिखा है लो कॉस्ट, मतलब कि ये फ्री नहीं है बट आप इसको स्टार्ट करेंगे तो कम पैसे लगेंगे पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगली दिक्कत क्या है इसमें, जब आप ब्लॉग बनाएंगे तो कई सारे इसमें दिक्कत आएंगे टेक्निकल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इसमें लोग कमेंट डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग र्यूड कमेंट कर देते हैं, मतलब र्यूड मतलब अच्छे कमेंट नहीं, मतलब गाली गलौज वाले, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो अगर आप उसमें नॉर्मल लाइफ दिखाएंगे तो लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट अगर आपके पास स्किल्स होगी तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि रिक्वायर्स मल्टीपल स्किल्स। और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ब्लॉग पोस्ट रिक्वायर्स अपडेट, मतलब कि अगर आप ब्लॉग को एक बार डाल देंगे तो वो सही नहीं होता है, मतलब उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डेली ब्लॉग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या होता है, तो डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स, वेब पेजेस, इमेजेस और वीडियोस फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू यूजर्स डिवाइस। मतलब कि डाउनलोडिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप कॉपी करते हैं फाइल्स को, वेब पेजेस को, और कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपनी डिवाइस में, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन और भी दूसरी डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो डाउनलोडिंग है वो रिवर्स ऑफ अपलोडिंग है। अभी अपलोडिंग क्या है अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि डाउनलोडिंग क्या है, रिवर्स ऑफ अपलोडिंग है। मतलब कि एग्जांपल क्या है, डाउनलोडिंग अ पीडीएफ फ्रॉम अ वेबसाइट, मतलब कि अगर आपने कोई भी पीडीएफ किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड की है तो उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, वो हो रहा है डाउनलोडिंग, ठीक है। या इसको कॉपिंग भी बोल सकते हैं, कॉपिंग फाइल।
अब हम पढ़ते हैं अपलोडिंग। अपलोडिंग क्या है? अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू रिमोट सर्वर ऑन द इंटरनेट। मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो फाइल है उसको अगर आप इंटरनेट पर डाल देंगे तो उसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, अब वो फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं, अब वो सभी के कंप्यूटर में जा सकती है अगर आपने उसको इंटरनेट पर डाल दिया है तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? When you upload a file, it's sent from your device to another computer or a web server so that it can be accessed by other online। ठीक, मतलब इसका क्या है कि अगर आपने अपनी फाइल को इंटरनेट पर डाल दिया है अपने कंप्यूटर से, तो उसके बाद उस फाइल्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम लोग कोई भी टॉपिक कवर नहीं करेंगे, उसमें हम लोग कुछ PYQs जिसमें कि MCQ और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे और वो CBSE के PYQs होंगे, तो वो वीडियो मिस ना करिएगा, जिससे कि क्या होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि CBSE कैसे क्वेश्चन पूछता है और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।